जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को होने वाला है ना, अग्निवीरों का। इसी को देखते हुए हम आपके लिए इतिहास से संबंधित वीडियोस लेकर आए हैं, ठीक है ना। अलग अलग विषयों पर, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, है ना, या आपका साइंस हो, सभी पर जो है हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। चलिएगा, है ना। साइंस के वीडियो भी आपको मिलने लगेंगे, ठीक है ना। चलेगा, हम प्रयास करेंगे कि क्लास में तो हम डिस्कस करते ही, रोज़ाना पढ़ते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आप जो है आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाए ताकि कम समय में आप जो है अपना कोर्स जल्दी जल्दी कवर कर लें, ठीक है। इसी को देखते हुए हम लोग लगातार हमारी पूरी टीम आपके लिए वीडियो लेकर आ रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हमारी जो टीम है, ठीक, वो पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रही है। आपका जो एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी, यहाँ पर लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रहता है, ठीक है ना। चलेगा, आइए देखिएगा, ये हमारी पूरी टीम है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़िएगा। और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर जो है सुविधा मिले, बेहतर रिजल्ट आपका मिले, ठीक है ना। आप अपने सभी जो है सिलेक्ट होकर के माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है ना। आइए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। तो शुरू करें। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो, यदि हम देखा जाए तो हमारे इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें हम देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन मतलब कौन सा, जब भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं, यानी कि आपके भारत के ऊपर जब अरब से आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का 712 में, ठीक है ना। उसके बाद जो भारत में आक्रमण होते हैं, वे लोग जो शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ठीक, वहाँ से जो इतिहास शुरू होता है इसे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में बात करें हम तो सबसे पहले अरबी आक्रमण भारत के ऊपर हुआ। अरब से आक्रमण मुसलमानों ने किया, ठीक, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। और ये लुटेरा था, ठीक है ना, जो भारत को लूटने के लिए आया था, क्लियर ना। आपका ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य था यहाँ की धन संपदा दौलत को लूट कर लेके जाना, ठीक है ना। चलेगा, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि इसे 1025 ईस्वी पूर्व, मतलब कि 1025 ईसा पूर्व में जो है, सॉरी ईस्वी में, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक, चलेगा। 1001 में इसने जो है आपका पंजाब के राजा जो क्या बोलते हैं, जयपाल थे, उनके खिलाफ इसने युद्ध लड़ा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, कौन, महमूद गजनवी ने, क्लियर ना। चलेगा, इसके बाद हम बात करें तो मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी जो था, इस कहा जाता है कि इसी ने भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, वरना यहाँ पर कोई इस्लाम धर्म नहीं था, यह केवल सनातन धर्म था, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। इसी ने जो है भारत में, ठीक, सबसे पहले भारत के लोगों को, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया, भारत के लोगों को कन्वर्ट करने का काम किया, क्लियर ना। चाहिए, आगे बढ़िएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिएगा, जैसे मोहम्मद गोरी आता है तो मोहम्मद गोरी के समय दिल्ली के जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। तो पृथ्वीराज चौहान से 1191 में तराइन का युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी जो है आपका हार जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती ये होती है कि हम इसको जिंदा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा, हमेशा भारत की एक परंपरा रही है, भारत का एक सिस्टम रहा है कि भारत के लोग जो है हमेशा उदारवादी रहे हैं, उन्होंने हमेशा दया रखने वाले लोग रहे हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जब इसको जिंदा छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो अगली बार 1192 में जयचंद, जो कि जयचंद कन्नौज का राजा होता है, ठीक, जो कि पृथ्वीराज चौहान का विरोधी होता है, जयचंद जो है आपका मोहम्मद गोरी को वापस से आमंत्रित करता है, ठीक है ना। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें हार जाते हैं जयचंद की वजह से, है ना। इसीलिए आज तक कहा जाता है जयचंद जो है आपका, वो गद्दार की एक उपमा जयचंद को दी जाती है, क्लियर ना आपका, जयचंद से, ठीक है ना। चलेगा, बढ़िएगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही, फिर मैं प्रयास करूँगा। देखिएगा, तो तराइन का दूसरे तो 1192 में हुआ, है ना। पृथ्वीराज चौहान को हार गए। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए, पृथ्वीराज चौहान हार गए और जो है आपका मोहम्मद गोरी भारत में आ गया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने, जिस जयचंद ने सपोर्ट किया था मोहम्मद गोरी को 1194 में चंदावर के युद्ध में, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया, क्लियर ना। अब देखिएगा, मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में आता है, उसे तोड़वा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा वो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत का पहला आएगा नालंदा। विश्व का पहला कहलाए तो आप तक्षशिला, आपको ध्यान रख, तक्षशिला कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान में। नालंदा कहाँ पर है, बिहार में, क्लियर ना। तो नालंदा बिहार में
कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया जो विश्वविद्यालय था आपका, उसे बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया। क्लियर ना, यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी, ऐसा कहा जाता है। अब मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका, ठीक है ना, उसे वो यहाँ पर छोड़कर जाता है, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। तो यहाँ से जिस वंश की स्थापना होती है दिल्ली में, वो होता है आपका गुलाम वंश। तो देखिए, दिल्ली पर जो शासन करने वाले वंश हुए, उन्हें दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। क्लियर ना, चलेगा क्या दिल्ली सल्तनत। तो आप देखिएगा, गुलाम वंश की बात करें तो ये 1206 में आपका भारत में मतलब दिल्ली में आया था। क्लियर ना, 1206 से लेकर के तो 1290 तक दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन रहा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश जो होता है वो 1290 से प्रारंभ होता है, 320 तक दिल्ली पर रहता है। इसके बाद तुगलक वंश होता है जो कि 1320 से प्रारंभ होता है, 1414 तक ये रहता है। इसके बाद में आपका हम बात करें, सैयद वंश आता है, 1414 से लेकर के 1498 तक रहता है। ठीक, इसके बाद में आपका लोधी वंश आता है जो कि 1526 तक रहता है। क्लियर ना। तो इसका आपको ध्यान रखना, देखिएगा, चाहे तो आप याद रख सकते हो, गुल खिले तुम शायद लोगे, मतलब आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से, गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और आपका लोगे से लोधी वंश। क्लियर ना, चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, आप अगला देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला जो आता है हमारा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को आप देखेंगे 1206 से 1290 तक रहा। देखिए बच्चों, गुलाम वंश का संस्थापक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देख सकते हैं इसको इमेज के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका, इसने दिल्ली को राजधानी न बनाते हुए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर ना। ठीक, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे बड़ी मीनार है, ऊंची मीनार है, इस नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चलेगा। कुतुब मीनार इसने अजमेर के निकट में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश जो है आपका, वो दिल्ली का शासक बना। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अब इसके बाद में इसका कौन आया आगे वाला? इल्तुतमिश आया। जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश जो था आपका, ये बगदाद जाता है, तुर्की जाता है। और बगदाद जो उस समय तुर्की खलीफा होते थे, उन खलीफा, सॉरी तुर्की, बगदाद नहीं, तुर्की में जाकर खलीफा से मान्यता लेकर आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो है तुर्की साम्राज्य का, तुर्की बोलेंगे तुर्की में, और मतलब ये आपका खलीफा हुआ करता था, है ना। तो तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाएगा? इल्तुतमिश कहलाएगा। इसने जो परंपरा शुरू की थी उसे बोलते तुर्क चलगाही परंपरा शुरू की थी, आपको ध्यान रखना है। इसने सैनिकों के लिए जो आपका ज़मीन देने वाली परंपरा, जिसे बोलते हैं इक्ता प्रणाली, की शुरुआत की थी। क्लियर ना। कुतुब मीनार जो आपका, जिसके निर्माण कार्य शुरू किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और भी लोग आए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। अच्छा, इसमें गुलाम वंश में ठीक एक शासक आया, बलबन। कौन? बलबन। बलबन जो था, ऐसा कहा जाता है, इसने लोह एवं रक्त नीति, मतलब लोह एवं खून रक्त नीति अपनाई थी। कहने का मतलब ये है, ये अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए जैसा का तैसा करता था, मतलब कि ये एक प्रकार से खून का बदला खून वाली नीति को अपनाता था। कौन? बलबन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो बलबन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है आपका। बलगन ने जो है आपका पारसियों का जो आपका त्यौहार होता है नौरोज उत्सव, उससे शुरुआत करवाई थी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ऐसा माना जाता है। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो था, ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, जैसे कि सितार का आविष्कारक माना जाता है भारत के अंदर, है ना। मतलब वीणा या सितार बोल दीजिए आप, सितार का है ना, सितार का तबला का मानते हैं इसको, है ना। कि ना, आगे हम बात करते हैं। तो अब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ शमसुद्दीन केमर्स हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आ गया, तो दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन हुई? रजिया सुल्तान हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना की बात करें तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया, आपको ध्यान रखना है। इसका पुत्र कौन हुआ? अलाउद्दीन। इसका जो दामाद था, मतलब भतीजा, वो कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार करके और गद्दी अपने हाथ में लिए, शासन अपने हाथ में लिया। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इसे जो है आपका भारत में द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, इसने बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था, कहा जाता है। इसने जो लूट का माल था, ठीक है ना, लूट के माल पर जो कर लगाता था उसे खम्स बोला गया, खम्स बोला है लूट के माल को, ये बरामद कर लेता था। ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कार्य करवाया उनमें अलाई दरवाज़ा बनवाया दिल्ली के पास में, सीरी का किला बनवाया, आप देख सकते हैं, जमायत खाना मस्जिद बनवाई और 1000 खम्बा महल बनवाया, आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में इंपॉर्टेंट शासक आता है मुबारक खिलजी। कौन आता है बताएं? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी था आपका, ठीक, इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसे कई कई बुद्ध मतलब मूर्ख शासक भी कहा गया है। ये एक प्रकार से क्या बोलते हैं, कई बार स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता था, ऐसा कहते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अब जो खिलजी वंश से इसका अंतिम शासक हुआ खुसरो खां। कौन बता? खुसरो खां। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1290 से लेके 1320 तक कौन रहा? खिलजी वंश रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे, आपको पता है, और हमारी माँ जो है महारानी पद्मावती वहाँ की शासिका थी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला। अब तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था आपका 1320 से लेकर 1414 तक रहा, आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है भारत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था, ऐसा कहा जाता है। क्लियर ना? ठीक। और इसका सेनापति का नाम जूना खां था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मंगोलों ने 29 बार जो आक्रमण किया था, वो ऐसा कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के समय ही किया था, मंगोलों ने किया था। क्लियर ना? इसके बाद में इसका जो सेनापति आया अगला, वो आया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो था आपका, ठीक, इसके समय में अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था, और इब्न बतूता जो था आपका, उसने रेल नामक पुस्तक की रचना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चमड़े के सिक्के जो चलाए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे, आपको ध्यान रखना है। के लिए पढ़ा लिखा था लेकिन मूर्ख शासक कहलाया इतिहास में, ऐसा माना जाता है। इसने कृषि विभाग जो आपका है वो अमीर कोही के नाम से स्थापित किया था, या आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो होता है आपका, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो है आपका सिंचाई जो होता किसान करता, उस पर भी कर लगा दिया था। इस दीवाने खैरात और दीवाने बदगान, इस प्रकार के विभाग भी इसने बनाए थे। क्लियर ना? इसके बाद अंतिम शासक आता महमूद तुगलक, तो ये आपको ध्यान याद करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिएगा आप इसको, ठीक है ना। चलेगा, अभी हम अग्निवीर के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश सैयद वंश आता है। सैयद वंश जो था आपका 1414 से लेकर 1451 तक रहा है, ध्यान रखिएगा, 98 तक नहीं, 1451 तक, ठीक है ना। इस वंश का शासक खिलज खा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश जो था आपका, वो दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा वंश था जो सिया वंश था। सिया और सुन्नी आप जानते हैं, मुसलमानों में दो प्रकार के लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला आता लोधी वंश। लोधी वंश जो था आपका 1451 से लेके तो 1526 तक जो है आपका ये था, है ना। लोधी वंश का संस्थापक बहलोद लोधी था, आपको ध्यान रखना है। इसने बहलोद नामक सिक्के चलाए थे, ठीक। इसके बाद में सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये वो शासक था, लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसके चाचा यानी दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया, ठीक है ना। और बाबर जब भारत में आया तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, क्लियर ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलिएगा, ठीक। तो आप आई होप कि आपको जो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है ना। हमने बहुत कम समय में इसको मतलब अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। आइए अब हम आगे इसके प्रश्नों को लगा लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न भी कर लेते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश। किससे आई बताएं? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर आपका इल्तुतमिश आया, फिर कौन आई? रजिया सुल्तान आई। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी आएगी? इल्तुतमिश की लड़की आएगी, आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश जो था आपका, वो दिल्ली में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी हुई? तो आपको पता है 1191 में तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान हमारे इसमें जीत गए थे, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनके दरबारी का नाम था चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई ने पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज रासो से ही जो है आपका, ठीक, तराइन के युद्ध के बारे में जानकारी आपको मिलती है, क्लियर ना। अगला, निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई? तो आपको ध्यान रखना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, इसकी मृत्यु ऐसा कहा जाता है कि पोलो जो गेम होता है खेलते हुए होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना आपका। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश ने बाद में राजधानी दिल्ली को बनाया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। आगरा की स्थापना किसने की बताएं? तो आगरा की स्थापना अभी पढ़ा था हम लोगों ने, किसने की बताएं? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ?
तो आपको ध्यान रखना इब्राहिम लोदी अपन नहीं पढ़ा था जस्ट आपका। भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आप सब जानते कौन थी, रजिया सुल्तान थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आप सब जानते हैं मोरक्को अफ्रीका का देश है, ठीक, मोरक्को है ना, जहाँ से कि इब्न बतूता भारत में आया था। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? रहला नामक पुस्तक की रचना की है। क्लियर ना? कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का कार्य जो था आपका पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने करवाया, आपको ध्यान रखना है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? आप सब जानते हैं, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इनमें से किसने एकता प्रणाली चलाई थी? तो आप सब जानते हैं इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू करवाई थी। और आप सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एकता व्यवस्था को बंद करके सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की थी। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की बताएं? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की, आप सब जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबारी थे? तो आपको पता है अमीर खुसरो प्रारंभ में बलबन के दरबारी थे, बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी है ना, बंदे हसन इसका नाम था, ऐसा कहा जाता है। यह आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा, शासकों में कौन सा क्रम सही है? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोद लोदी। तो क्या आपका सही क्रम है बताइए? ये गलत है आपका अपने आप में, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। बहलोद लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी बिल्कुल सही है आपका, ये आपका क्रम सही आएगा। वेरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो आप सभी जानते हैं कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना बच्चों? तो हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम प्रयास करेंगे आपके लिए और भी वीडियोस लाने का, ठीक है ना। मैं आपके सामने जो क्या बोलते हैं हम लोग, मुगल काल है, उसका वीडियो अगला लेकर आने वाला हूँ। हम मुगल काल का थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर प्रश्नों को भी डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। पढ़िएगा, देखिएगा, वो क्लास में लगातार पढ़िएगा, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।